हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप अब सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज हम लोग एक और चैप्टर बच्चों रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 43। सेक्शन नंबर 43, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं? शेयर कैपिटल दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल में भी दो टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स और इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होती है जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती। यानी इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? जिसके पास दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं ओवर इक्विटी। कितने राइट्स होते हैं? दो। कौन कौन से दो राइट्स होते हैं? पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी, यानी इक्विटी से पहले अगर डिविडेंड बांटना हो तो पहले प्रेफरेंस को मिलेगा। एंड मतलब दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए, दैट इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर इक्विटी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। यानी अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो जाती है, कंपनी अगर वाइंड अप हो जाती है तो पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट है, क्या बोलता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स आपने इशू करे हैं उसमें जो आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट है, जो एमओए या एओए में स्पेसिफाइड है, उसमें प्रेफरेंशियल राइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी प्रेफरेंस शेयर्स को जब रिडीम करा जाता है, करेक्ट, प्रेफरेंस शेयर्स को जब बाइंडिंग अप होती है तो कैपिटल पे तो प्रेफरेंशियल राइट होता है इक्विटी से पहले, बट जो रिडम्पशन का कंपोनेंट होता है, जो प्रीमियम का कंपोनेंट होता है ना, प्रीमियम वाला कंपोनेंट, उस पे आप चाहे तो कंपनी दे भी सकती है, चाहे तो कंपनी नहीं भी दे सकती है, बट हम उसे फिर भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहेंगे। उसके बाद फर्दर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पार्टिसिपेटरी भी हो सकती है, नॉन पार्टिसिपेटरी भी हो सकती है। पार्टिसिपेटरी मतलब क्या कि प्रेफरेंस शेयर्स का फिक्स डिविडेंड पे करने के बाद भी जो सरप्लस बन जाता है प्रॉफिट्स में, जो नॉर्मली इक्विटी शेयर कैपिटल को बिलोंग करता है, उसमें भी पार्टिसिपेट करने का राइट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स को दिया जा सकता है कंपनी के द्वारा। और उसके बाद अगर कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो दोनों की कैपिटल रिटर्न करने के बाद, प्रेफरेंस की भी और इक्विटी की भी कैपिटल रिटर्न करने के बाद, अगर कोई सरप्लस बचता है तो नॉर्मली तो वो इक्विटी का होता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पार्टिसिपेट करने का राइट दिया जा सकता है। इन्हीं को बोलते हैं पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर होल्ड। ठीक है, पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर। नाउ हमने पढ़ा था कि भैया इक्विटी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, करेक्ट, इक्विटी विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स और इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स अगर कोई कंपनी इशू करना चाहती है, डीवीआर इशू करना चाहती है, तो उसको रूल 4 फॉलो करना पड़ता है, जिसमें क्या क्या कंडीशन दी हुई है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, ये जो बात है रूल 4, ये एप्लीकेबल टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। दूसरा, अथॉरिटी होनी चाहिए डीवीआर इशू करने की, कहां पर? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी होनी चाहिए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है इसको पास करने में जनरल मीटिंग में, लेकिन अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो पोस्टल बैलेट के थ्रू लगेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बट पोस्टल बैलेट के थ्रू पास कराया जाएगा। ओके सर। वोटिंग पावर मैक्सिमम डीवीआर की कितनी हो सकती है? मतलब जितने कंपनी ने डीवीआर इशू करे उसकी वोटिंग पावर कितनी हो सकती है? 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, यानी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 74। और इसमें ऑलरेडी इंक्लूड करे जाते हैं क्या? वोटिंग पावर जो आपने डीवीआर इशू करे हैं उनकी वोटिंग इंक्लूड करके 74% का कैलकुलेशन किया जाता है। देन आपको कंप्लायंस करके रखना है। किस चीज का कंप्लायंस करके रखना है? देखो, लास्ट 3 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, 3 सालों की बात करूं, तो आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न को फाइल करने में। नॉट पेनलाइज बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल, आप कोर्ट या ट्राइब्यूनल से पेनलाइज नहीं होनी चाहिए कंपनी। किसमें? आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, सकरा, फेमा या कोई और स्पेशल एक्ट जो कंपनी को लगता था। देन कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए किसमें? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड पेमेंट में। टर्म लोन जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या शेड्यूल बैंक या स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया है, उस लोन को या उसके ऊपर के इंटरेस्ट को। एम्प्लॉय के स्टैट्यूटरी ड्यूज, दैट इज पीएफ, ग्रेचुटी वगैरह में भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और आईईपीएफ में अमाउंट डालने में भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर किया भी था डिफॉल्ट तो उसको ठीक करे 5 साल हो जाने चाहिए, तब कंपनी जो है डीवीआर के बारे में सोच सकती है इशू करने के लिए। और कोई भी ऑनगोइंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। किस चीज में?
पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड, यानी अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया है शेयर होल्डर्स के लिए, उसमें पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, यानी डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस जिनका टाइम पीरियड पूरा हो गया है, उनका रिपे करने में भी कोई करंट डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एंड इंटरेस्ट ऑन अबव डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स या जो डिविडेंड देना था, उन तीनों के इंटरेस्ट की भी बात कर रहे हैं, उसमें भी पे करने में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद क्योंकि आपने जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेना है और पोस्टल बैलेट लेना है, तो उसके साथ मैंडेटरी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। क्या जाएगा? मैंडेटरी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स, यानी अगर आपकी कंपनी के जो इक्विटी शेयर है वो नॉर्मल वोटिंग राइट्स के हैं, आप उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते हो इक्विटी शेयर्स ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट एंड वाइस वर्सा, यानी इक्विटी शेयर डीवीआर वाले नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं हो सकते और नॉर्मल वाले डीवीआर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। जब जिस साल भी आप डीवीआर इशू करते हैं, बोर्ड रिपोर्ट में इसका मैंडेटरी डिस्क्लोजर चाहिए होता है। बोर्ड रिपोर्ट में इसका मैंडेटरी डिस्क्लोजर चाहिए होता है, एक्सेप्ट फॉर डिफरेंशियल राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक्सेप्ट फॉर यानी इक्विटी शेयर्स के जो टर्म्स ऑफ इशू में जिस जिस राइट को आपने डिफरेंट कर दिया था, उसको छोड़ के बाकी सारे राइट्स वो सेम होंगे नॉर्मल इक्विटी राइट से, वो सारे सेम होंगे नॉर्मल इक्विटी राइट से। एंड आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इनका भी स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स मेंटेन करना पड़ता है, जिनको आपने डीवीआर दिया है कहां पर? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। उसके बाद आता है जी सेक्शन 46, जो फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स की बात करता है। फिजिकल सर्टिफिकेट, तो कंपनी जब भी किसी को शेयर इशू करती है तो प्रूफ में क्या देती है? शेयर सर्टिफिकेट देती है। कौन साइन करता है इसको? अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो वो कॉमन सील लग कर जाता है। अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है बट कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी रखा हुआ है, तो एक डायरेक्टरी एंड कंपनी सेक्रेटरी साइन करते हैं। बट अगर कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं रखा हुआ और उसके पास कॉमन सील भी नहीं है, तो 2 डायरेक्टर से शेयर सर्टिफिकेट साइन होता है। और जो शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, वो प्राइमा फेसी एविडेंस होता है। वो प्राइमा फेसी एविडेंस होता है कि जिसका नाम उस शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वो उन शेयर्स का ओनर है। ओके सर। मान लो अगर ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट खो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपको कंपनी को एप्लीकेशन करनी होती है कि प्लीज मुझे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे दो। लेकिन अगर वो डीफेस हो गया, म्यूटिलेटेड हो गया, टॉर्न हो गया, यानी फट वगैरह गया, ठीक है, खराब हो गया, तो उस केस में आपको पुराना पहले सरेंडर करना पड़ेगा कंपनी के पास, जो पुराना खराब सर्टिफिकेट है। और कंपनी फिर अगर देखकर चेकिंग के बाद आपको क्या दे देगी? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। लेकिन ऊपर की हमने जितनी भी बातें पढ़ी हैं वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के लिए वैलिड है, लेकिन अगर आपकी कंपनी ने शेयर्स डीमैट फॉर्म में करे हुए हैं तो ऊपर की बातें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब हमने पढ़ा कि शेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो प्राइमा फेसी एविडेंस होता है टाइटल का, लेकिन अगर डीमैट में है तो मेरे पास तो शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, फिर प्राइमा फेसी एविडेंस क्या होता है? तो रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी, उस टाइम पे डिपॉजिटरी ने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हुए हैं वो प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाता है डीमैट फॉर्म के केस में। अच्छा, अगर कोई कंपनी ने गड़बड़ कर दी तो इसमें कितनी पनिशमेंट है? अगर कंपनी ने डुप्लीकेट शेयर इशू कर दिया डिफ्रॉड करने के लिए, अगर कंपनी ने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट करा विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड, तो कंपनी पे कितनी पनिशमेंट आएगी? मिनिमम 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू, 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू, और मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो इश्यू करे थे, या 10 करोड़ विच एवर इज हायर। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कितनी लगेगी? सेक्शन 447 लग जाएगा, सेक्शन 447 लग जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 47, दैट इज वोटिंग राइट। कि शेयर्स पे कैसे वोटिंग राइट मिलेंगे? तो सिंपल सी बात है, इक्विटी शेयर्स को इक्विटी मेंबर के पास राइट टू वोट होता है कंपनी के हर रेजोल्यूशन के लिए। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के पास सिर्फ 3 टाइप के रेजोल्यूशंस में हमने वोटिंग राइट दिया है। कौन कौन सा? ऐसे रेजोल्यूशन जिससे प्रेफरेंस शेयर्स के राइट्स डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। सेकंड, कोई ऐसा रेजोल्यूशन जो कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए पास किया गया है। तीसरा, रीपेमेंट या रिडक्शन करना, किस चीज का? इक्विटी कैपिटल का या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। इन 3 केसेस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या मिल जाता है? 3 केसेस में वोटिंग राइट मिलता है। लेकिन एक और स्पेशल केस है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड 2 साल या 2 साल से ज्यादा ईयर्स के लिए नहीं पे किया गया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट मिल जाता है सारे रेजोल्यूशंस के ऊपर
जैसे कि इक्विटी कर सकते हैं वोटिंग करने का। और जब भी वोटिंग बाय पोल होगी, जब भी वोटिंग जो होगी वो पोल के थ्रू होगी, तो वोटिंग राइट कैसे होंगे? इन प्रोपोर्शन होंगे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल के, इन प्रोपोर्शन होंगे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके सर। सेक्शन 48, क्या हम शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरी यानी चेंज भी कर सकते हैं? जी हाँ, सेक्शन 48 का कंप्लायंस करके आप शेयर होल्डर्स के राइट को क्या कर सकते हो? वेरी कर सकते हो। तो फॉर वेरिएशन आपके पास दो ऑप्शन दिए हैं अप्रूवल के लिए, अगर आप शेयर होल्डर्स के राइट को अप्रूव करना चाहते हैं। ऑप्शन 1, या तो आप उस क्लास के कम से कम 3/4 ऑफ इशू शेयर्स की राइटिंग में कंसेंट ले लो, या आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा लो उन क्लास के शेयर होल्डर्स की सेपरेट मीटिंग बुलाकर। दोनों में से कोई भी अप्रूवल ले लोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो जो वेरिएशन है वो परमिटेड होना चाहिए एओए और एमओए में। अगर वो वेरिएशन परमिटेड नहीं है, यानी एओए एमओए साइलेंट है, उस केस में ये चेक कर लेना कि उस शेयर्स के टर्म्स ऑफ इशू में वेरिएशन प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। ओके सर। अगर एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स वेरी करने की वजह से दूसरी क्लास के शेयर होल्डर्स का राइट्स वेरी हो जाता है, तो फिर आपको उस दूसरी क्लास का भी अप्रूवल या कंसेंट लेना पड़ेगा। ओके सर। देन मान लो कि कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिनकी आप वेरिएशन कर रहे थे, वो या तो कंसेंट नहीं दिए जब आपने कंसेंट लेने गए, या रेजोल्यूशन में फेवर में वोट नहीं करे। उस केस में मिनिमम 10% ऑफ सच इक्विटी शेयर ऑफ क्लास वो लोग जा सकते हैं ट्राइब्यूनल के पास 21 डेज में कंसेंट और रेजोल्यूशन के। क्यों जाएंगे? कि भैया इस वेरिएशन को रोक दो, और ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगी जो कि बाइंडिंग होगा। ट्राइब्यूनल जो भी डिसाइड करेगी वो फाइनल माना जाएगा, और कंपनी इस ऑर्डर की कॉपी आरओसी के पास 30 डेज में फाइल कर देगी, 30 डेज में फाइल कर देगी। नेक्स्ट है सेक्शन 49। सेक्शन 49 बोलता है कि जो कंपनी शेयर्स पे कॉल मंगाती है ना, कॉल करती है, वो सेम क्लास पे यूनिफॉर्म बेसिस पे होनी चाहिए। वो सेम क्लास पे क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है। सेक्शन 50 कॉल्स इन एडवांस। क्या कंपनी कॉल्स इन एडवांस रख सकती है? अगर आर्टिकल्स अलाउ करता है कंपनी को, तो कंपनी कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकती है। अगर आर्टिकल्स अलाउ नहीं करता है तो कंपनी अपने पास कॉल्स इन एडवांस नहीं रख सकती है। लेकिन अगर कंपनी कॉल्स इन एडवांस रखती भी है तो भी उस मेंबर को कॉल्स इन एडवांस के अमाउंट पर वोटिंग राइट नहीं मिलता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 51 कि डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलना चाहिए या पेड अप शेयर कैपिटल पे। तो जनरल रूल ये है कि डिविडेंड जो कैलकुलेट होता है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, वो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल्स ने अथॉरिटी दी हुई है कंपनी को, तो कंपनी अगर चाहे तो डिविडेंड पेड अप पर भी देते हैं, बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कंपनी जो है वो फेस वैल्यू पर ही डिविडेंड देती है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 52 कि भैया ये जो प्रीमियम आपको मिला है शेयर्स के ऊपर, शेयर्स के, मैं डिबेंचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, शेयर्स के ऊपर, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, उसके ऊपर मिला गया जो आपका प्रीमियम है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले कोई भी प्रीमियम अगर आपको शेयर्स पे मिल रहा है, तो हमेशा वो किस में जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और इसके यूजेस क्या हैं? नॉर्मल कंपनी इसके 5 यूज कर सकती है। क्या 5 यूज कर सकती है? वो फुली पेड बोनस शेयर इशू कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम से, कोई प्रीलिमिनरी खर्चा हुआ है उसको राइट ऑफ कर सकती है, कोई शेयर्स या डिबेंचर्स को पे अगर कोई कमीशन पे करी है या डिस्काउंट दिया है तो उसको राइट ऑफ किया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स पे अगर कोई प्रीमियम पे करा जा रहा है रिडम्पशन पे प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर के, इसीलिए इस्तेमाल कर सकती है, या कंपनी शेयर्स बायबैक करते हुए इनका इस्तेमाल कर सकती है। तो 5 यूजेस हैं, 5 यूजेस। लेकिन कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनी जो रूल्स में बताई जाएगी उनका ये यूज 5 से 3 कर दिया जाएगा, 5 से 3 कर दिया जाएगा। यानी फर्स्ट वाला बोनस शेयर वाला वो कर सकती हैं, कमीशन वाला वो कर सकती है, और बायबैक के लिए कर सकती है, बाकी 2 रीजन के लिए नहीं कर सकती। बट अगर कोई कंपनी सेक्शन 52 के अलावा अलाउड रीजंस के अलावा किसी और रीजन के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर लेती है, तो हम उसको डीम्ड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मान लेते हैं और उस पे सेक्शन 66 के प्रोविजन ट्रिगर कर देते हैं। ओके सर। नेक्स्ट आता है सेक्शन 53
क्या कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू कर सकती है? मतलब क्या कंपनी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर, क्या कंपनी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर शेयर्स इशू कर सकती है? तो जी नहीं, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट दैट इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है, 3 केसेस में कंपनी फेस वैल्यू से कम कर सकती है। पहला एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी शेयर। पहला एक्सेप्शन क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में, जो सेक्शन 54 में अलाउड है। दूसरा, अगर कोई डेट कन्वर्ट हो रहा है शेयर्स में, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान की वजह से। और तीसरा, अगर कोई डेट शेयर में कन्वर्ट हो रहा है डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के। इन 3 केसेस में कंपनी जो है वो डिस्काउंट के लिए इशू कर सकती है। लेकिन अगर इन 3 केसेस के अलावा कंपनी ने इशू कर दिया डिस्काउंट पर, तो कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा सारा पैसा जो उसने उन शेयर से उठाया था, विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% फ्रॉम डेट ऑफ इशू। लेकिन कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, अगर मैं कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट की बात करूं तो इन पे फाइन लग जाएगा कितना? जितना अमाउंट इन्होंने उन शेयर से उठाया था, या 5 लाख रुपए विच एवर इज लेस, या 5 लाख रुपए विच एवर इज लेस। उसके बाद आता है भैया सेक्शन 54, स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करना। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स पहले होते क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर एक नॉर्मल इक्विटी शेयर्स की तरह होते हैं जो कंपनी इशू करती है, लेकिन इशू किसको करती है? वो डायरेक्टर्स को इशू करती है, या अपने एम्प्लॉइज को इशू करती है, या तो वो डिस्काउंट पे इशू करती है, या कंसिडरेशन अदर देन कैश पे इशू करती है। कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या मिलता है? मे बी नो हाउ मिलता है, मेकिंग अवेलेबल कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिलती है, या वैल्यू एडिशन मिलता है, उसको हम स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। लेकिन क्या क्या कंडीशन है स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने की? पहली कंडीशन ये है, अगर कोई कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है तो उसको उसी क्लास के शेयर्स इशू करने पड़ेंगे जो ऑलरेडी से कंपनी ने इशू करे हुए हैं। कोई नई क्लास स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए नहीं बनाई जा सकती है। इशू ऑथोराइज्ड होना चाहिए किससे? स्पेशल रेजोल्यूशन से। यानी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। उस रेजोल्यूशन में स्पेसिफाई होना चाहिए क्या क्या? नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू करने वाले हो, करंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसीडरेशन अगर कुछ मिल रहा है तो, क्लास और क्लास ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉइज जिनको वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे जा रहे हैं उसके बारे में लिखा होना चाहिए। अगर वो कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, अगर इक्विटी शेयर्स जो हैं, अगर इक्विटी शेयर्स वो लिस्टेड है और आप स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, तो आपको सेबी की रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है तो आपको रूल 8 फॉलो करना पड़ता है स्वेट इक्विटी शेयर के लिए। रूल 8 में पहले तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी हुई है कि हम एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं। मतलब कौन से एम्प्लॉय? तो भैया सबसे पहली चीज, वो परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। वो परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए कंपनी का, चाहे वो इंडिया में काम करता हो चाहे बाहर काम करता हो, बट एम्प्लॉय परमानेंट नेचर का होना चाहिए। सेकंड, वो कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो होल टाइम डायरेक्टर है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो होल टाइम डायरेक्टर है या नहीं है। डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी, यानी आप जो ऊपर डायरेक्टर और एम्प्लॉय की बात करिए वो आपकी सब्सिडरी कंपनी के भी हो सकते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, और आपकी होल्डिंग कंपनी के भी हो सकते हैं। उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन जब आपने पास करा लिया स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए, तो वो वैलिड रहता है। कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है? वो वैलिड रहता है फॉर मेकिंग अलॉटमेंट विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ था उसके 12 महीने के अंदर स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी को इशू कर देने हैं। अगर नहीं कर पाती है तो दोबारा से स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। मैक्सिमम इशू साइज की अगर मैं बात करूं, स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी कितना मैक्सिमम दे सकती है? तो ईयर वाइज लिमिट है 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, या 5 करोड़ विच एवर इज हायर। ईयर वाइज क्या है? 15% या 5 करोड़ विच एवर इज हायर। लेकिन अगर मैं ओवरऑल लिमिट की बात करता हूं तो दैट इज 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। ठीक है, लेकिन स्टार्टअप कंपनी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया। स्टार्टअप कंपनी को बोला है 50% बोला है, और पेड अप इक्विटी कैपिटल की जगह पेड अप कैपिटल बोला है, वो भी कहां तक? 10 ईयर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, 10 ईयर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। क्या लॉक इन पीरियड भी होगा स्वेट इक्विटी शेयर पे? जी हाँ, ये ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं 3 ईयर्स, ना 3 ईयर से ज्यादा ना 3 ईयर से कम। रूल में स्पेसिफिकली बोला है 3 ईयर का लॉक इन पीरियड इसमें रहेगा। इशू प्राइस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, किस प्राइस पे स्वेट इक्विटी शेयर दिए जाते हैं, ये रजिस्टर वैल्यू डिटरमाइन करता है। बदले में मिला हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वैल्यू एडिशन या नो हाउ कितनी वैल्यू का है, वो भी रजिस्टर्ड वैल्यू कैलकुलेट करता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर जब इशू करते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर आपको बदले में,
अगर आपको बदले में कोई डेप्रीशिएबल या अमोर्टाइज एसेट मिलता है तो आप उसको बैलेंस शीट में कैरी करते हैं, लेकिन अगर कोई और केस है तो आप उसे एक्सपेंस ट्रीट करके P&L में चार्ज आउट कर देते हैं। अच्छा, जब भी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है उस साल की कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट में इस चीज का मेंशन जरूर होना चाहिए और कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है स्वेट इक्विटी शेयर्स का। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन 55, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंस शेयर्स का इशू और रिडम्पशन की बात करते हैं। तो क्या इररिडीमेबल शेयर कंपनी दे सकती है? नहीं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। बट क्या रिडीमेबल कर सकती है? जी हाँ कर सकती है, लेकिन तभी कर सकती है अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से अथॉरिटी मिली है। अगर उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से अथॉरिटी मिली है, लेकिन कितने पीरियड होना चाहिए मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन? नॉर्मल कंपनीज के लिए 20 ईयर्स होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वाली कंपनी के लिए ये पीरियड 30 ईयर्स किया गया है। लेकिन 30 ईयर्स में एक छोटा सा पॉइंट है कि 30 ईयर्स में एक ऑप्शन देना पड़ता है 21st ईयर स्टार्ट होते ही, दैट इज मिनिमम 10% पर ईयर के रिडम्पशन का ये ऑप्शन दिया जाता है। ये चाहे तो एक्सरसाइज किया जा सकता है, चाहे तो नहीं भी, ये मैंडेटरी नहीं, ये ऑप्शन दिया जाता है। ओके सर। उसके बाद जब रिडम्पशन होता है प्रेफरेंस शेयर्स का तो ओनली फुली पेड अप शेयर्स ही रिडीम हो सकते हैं, ओनली फुली पेड अप शेयर्स ही रिडीम हो सकते हैं। सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करने के कितने सोर्सेज हैं? देखो, अगर मैं बात करता हूं कैपिटल अमाउंट रिटर्न करने की, तो कैपिटल अमाउंट रिटर्न करने के दो सोर्सेज हैं। पहला है कंपनी के पास जो डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, उस प्रॉफिट्स में से क्या दिया जा सकता है? रिडीम करे जा सकते हैं। नहीं तो नया इशू लाकर फ्रेश इशू इक्विटी या प्रेफरेंस का लाकर रिडीम करा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट से रिडीम करती है तो फेस वैल्यू का अमाउंट, जो प्रेफरेंस शेयर, जितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे हैं उसका फेस वैल्यू का अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना जरूरी है। और सीआरआर का पर्पस क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ फुली पेड बोनस शेयर्स के लिए यूज करा जा सकता है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स पे जो रिडम्पशन पे प्रीमियम दिया जाएगा उसका क्या सोर्स है? या तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स दे सकते हो या आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दे सकते हो, या तो प्रॉफिट या आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया जा सकता है। सीआरआर तो मैंने बता दिया है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के भी पर्टिकुलर आएंगे? जी हाँ आएंगे। उसके बाद अगर कोई कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर या डिविडेंड पे कर पाए उसके ऊपर का, तो वो कंसेंट ले सकती है इसकी प्रेफरेंस शेयर्स की 3/4 इन वैल्यू, और फिर अप्लाई कर सकती है पेटिशन फाइल करके ट्राइब्यूनल के पास उसके अप्रूवल के लिए। और एक बार जब अप्रूवल आ जाएगा तो कंपनी सेम शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर्स जो पेमेंट बाकी था और जो डिविडेंड का अमाउंट बाकी था उनका टोटल मार के उस वैल्यू के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, और हम ये मान लेंगे कि भैया उसने अपने रिडीम कर लिए प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, लेकिन जो पर्सन कंसेंट नहीं दिए, जो शेयर होल्डर्स कंसेंट नहीं दिए कि हमें दोबारा से प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाए, उनका क्या होगा? तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करते हुए ये भी ऑर्डर पास करेगी कि इन लोगों का इमीडिएटली पैसा रिटर्न कर दिया जाए, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 56, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रांसफर के केस में बहुत ही सिंपल है, एक ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट साइन होता है जिसपे प्रॉपर फॉर्म में यानी SH4 में होता है, जिसपे डेट लिखी होती है और स्टैम्प ड्यूटी पे करी गई होती है। ये साइन करता है कौन? ट्रांसफरर भी साइन करता है, ट्रांसफरी भी साइन करता है। इस पे ट्रांसफरी का नाम, पता और ऑक्यूपेशन लिखा जाता है और फिर ये कंपनी को डिलीवर कर दिया जाता है। कितने? साइनिंग के 60 दिन के अंदर ये कंपनी को डिलीवर कर दिया जाता है। किसके साथ? इस SH4 के साथ या तो शेयर सर्टिफिकेट भेजा जाता है या लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा जाता है, और कंपनी क्या कर देती है? उसको रजिस्टर कर लेती है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर खो गया या 60 दिन के बाद डिलीवरी हुई, उस केस में इंडेमनिटी बॉन्ड भी साइन करना पड़ता है, जो बोर्ड डिसाइड करते हैं। ओके सर। अच्छा, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है, ये जो SH4 है, ये नहीं एप्लीकेबल होता है
बॉन्ड्स इशूड बाय अ गवर्नमेंट कंपनी, यानी एक गवर्नमेंट कंपनी ने अगर बॉन्ड इशू करे हैं और एक पर्सन दूसरे पर्सन को वो बॉन्ड्स ट्रांसफर कर रहा है, उस केस में SH4 की जरूरत नहीं पड़ती है, उस केस में SH4 की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद ट्रांसमिशन के केस में क्या होगा? ट्रांसमिशन के केस में भी, यानी जो ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है उसके केस में भी देयर इज नो नीड फॉर ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के केस में आपको नहीं जरूरत होती है किस चीज की? SH4 की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां सिर्फ इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन से काम चल जाता है, वहां सिर्फ इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन से काम चल जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड शेयर्स, अगर अगर एप्लीकेशन सिर्फ ट्रांसफरर ने करी है कंपनी को, किसने करी है? सिर्फ ट्रांसफरर ने करी है, और वो भी ऐसे शेयर्स की जो पार्टली पेड है, तो कंपनी पहले नोटिस देती है ट्रांसफरी को और वेट करती है 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते के लिए विद इन रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं तो रजिस्टर कर देती है, ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं तो कंपनी को बता देती है। उसके बाद आपको जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है वो कब तक दे देना होता है कंपनी को? तो अगर सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम वाला केस है तो 2 महीने, इनकॉर्पोरेशन होने के 2 महीने के अंदर कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना है। अगर उसके बाद कोई भी शेयर्स कंपनी अलॉट करती है तो भी 2 महीने का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट होते ही 2 महीने के अंदर दे देना। लेकिन अगर डिबेंचर्स का अलॉटमेंट है तो आपको कंपनी को 6 महीने का टाइम दिया गया है अलॉटमेंट के लिए। बाकी किसी भी सिक्योरिटी का ट्रांसफर हो चाहे ट्रांसमिशन हो, 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। जब आपको रिसीट हुआ था SH4 दैट इज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, या इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन जब आपको रिसीव हुआ था। अच्छा, लेकिन अगर डीमैट फॉर्म में है तो क्या करेंगे? तो कंपनी को बस इंटीमेट कर देना है डिपॉजिटरी को, इमीडिएटली काम खत्म हो जाता है। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर कोई मेंबर मर जाता है यानी डिसीज्ड पर्सन, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेयर्स को आगे ट्रांसफर कर सकता है बिना अपने नाम पर ट्रांसफर कराए, यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिना अपने नाम पर ट्रांसफर कराए किसी थर्ड पार्टी को डायरेक्टली सोल्ड कर सकता है और वो वैलिड भी माना जाता है, वो वैलिड भी लॉ में माना जाता है। ट्रांसमिशन के 3 केसेस आपको याद रखने हैं। अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाते हैं, अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके ऑफिशियल रिसीवर को मिल जाते हैं, और अगर मेंबर लुनेसी का शिकार है तो उसको भैया एडमिनिस्ट्रेटर जो कोर्ट ने अपॉइंट करा है उसको मिल जाते हैं। ये 3 केसेस में ट्रांसमिशन होता है और यहां पर SH4 यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक इंटीमेशन से काम चल जाता है कि कंपनी को इंटीमेट कर दिया, कंपनी उसको रजिस्टर कर लेगी। ठीक है, ओके सर। अगर कंपनी या ऑफिसर इन डिफॉल्ट में इस सेक्शन में करेक्ट डिफॉल्ट करता है तो भैया 50,000 रुपए तक की 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, लाइबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज। कितनी पेनल्टी? 50,000 की पेनल्टी यहां पर लग सकती है। अगर डिपॉजिटरी ने कुछ गड़बड़ करी है तो सेक्शन 447 ट्रिगर हो जाता है। अगर डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने किसी पर्सन को डिफ्रॉड करने के लिए गड़बड़ करी है तो सेक्शन 447 लग जाता है। और फोर्स ट्रांसफर के केस में, फोर्स ट्रांसफर के केस में इस पे केस स्टडी भी आती है, वो हमेशा नल एंड वॉइड रहता है, वो हमेशा नल एंड वॉइड रहता है। और क्योंकि वो नल एंड वॉइड रहता है इसलिए कंपनी को फोर्स करा जा सकता है कि वो उस पर्सन का नाम डिलीट करे जिसका नाम फोर्जरी की वजह से आया था, और ओरिजिनल शेयर होल्डर का नाम रिस्टोर करा जाएगा। ओरिजिनल शेयर होल्डर का नाम क्या करा जाएगा? रजिस्टर करा जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर, अगर कोई पर्सन अपने आप को शेयर होल्डर दिखाता है जबकि वो नहीं होता है तो उस केस में उसको इम्प्रिजनमेंट होती है। कितनी इम्प्रिजनमेंट होती है जी? सच पर्सन को इम्प्रिजनमेंट होती है कितनी? फॉर अ टर्म विच शॉल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, विच शॉल नॉट बी यानी मिनिमम 1 साल की और मैक्सिमम 3 साल की जेल तो होगी, साथ में फाइन भी लगेगा। कितना? 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का फाइन भी लगेगा उस पर्सन को जो दिखाता है कि मैं शेयर होल्डर हूं जबकि वो शेयर होल्डर नहीं होता है। ओके सर। उसके बाद आता है, क्या कंपनी रिफ्यूज कर सकती है ट्रांसफर को? तो लॉ कहता है अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो वो 30 दिन के अंदर उसको रिफ्यूजल भेज देना है। जब उसके पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन आया था तो प्राइवेट कंपनी 30 दिन के अंदर क्या कर सकती है? नोटिस भेज सकती है। किसको भेजेगी? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों को नोटिस भेजा जाता है 30 दिन के अंदर कि भैया मैं रजिस्टर नहीं कर रही हूं। और जब वो मना कर देती है तो ट्रांसफरी अपील कर देता है ट्राइब्यूनल में। क्या? 30 डेज के अंदर अपील कर देता है अगर नोटिस आया था तो, अगर नोटिस नहीं आया था तो 60 दिन ऑफ डिलीवरी से क्या कर देता है? अपील कर देता है ट्राइब्यूनल के पास।
सेम ऐसे ही पब्लिक कंपनी के केस में होता है। अगर पब्लिक कंपनी बिना किसी सफिशिएंट रीजन के, अगर पब्लिक कंपनी बिना किसी सफिशिएंट रीजन के ट्रांसफर को मना कर देती है या ट्रांसमिशन को मना कर देती है, उस केस में भी वो नोटिस भेजती है। नोटिस आने के 60 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर नोटिस नहीं आया तो 90 दिन के अंदर डिलीवरी के अप्लाई कर सकते हो। ट्राइब्यूनल के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो डिसमिस कर देगी अपील कि कोई दम नहीं है आपकी अपील के अंदर, या वो बोलेगी कि इस ट्रांसफर को, ट्रांसमिशन को रजिस्टर कर लो 30 दिन के अंदर, या वो रजिस्टर को रेक्टिफिकेशन के लिए बोल सकती है। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर सेक्शन 59, यानी अगर 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 किसी पर्सन का नाम बिना किसी रीजन के, बिना किसी सफिशिएंट रीजन के, अगर किसी पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर हो गया जबकि नहीं होना चाहिए था, या वहां से हटा दिया गया जबकि वहां पर रहना चाहिए था, या अननेसेसरी डिले हो गया, अननेसेसरी डिले हो गया हटाने और डालने में, तो उस केस में दैट एग्रीव्ड पर्सन या वो कंपनी का मेंबर जो है वो ट्राइब्यूनल के पास अप्लाई कर सकता है। बट अगर वो फॉरेन मेंबर या डिबेंचर होल्डर है तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट आउटसाइड इंडिया, कॉम्पिटेंट कोर्ट आउटसाइड इंडिया में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी उनके पास अपील कर सकता है। यहां पर भी ट्राइब्यूनल के पास वही 3 ऑप्शन है, या तो डिसमिस कर देगी अपील, या 10 दिन में बोलेगी ट्रांसफर ट्रांसमिशन रजिस्टर कर लो, या बोलेगी कि जो आपको जो रिकॉर्ड्स हैं वो ठीक कर लिए जाए, जो रिकॉर्ड्स है वो ठीक कर लिए जाए। आगे चलते हैं 59 के बाद। सेक्शन नंबर 61, दैट इज अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। आप अपनी कंपनी का शेयर कैपिटल अगर बढ़ाना चाहते हैं और एमओए को चेंज करना चाहते हैं तो इसमें यहां पे आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाता है जनरल मीटिंग में। यहां पर 5 मेथड्स आपको लॉ ने अलाउ करे हैं। इंक्रीज्ड ऑथोराइज शेयर कैपिटल, आप अपनी कंपनी की अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं, कंसोलिडेट करना चाहते हैं किसी शेयर को लार्जर अमाउंट में, यानी पहले 5 रुपए का था आप 10 रुपए का करना चाहते हैं, कंसोलिडेट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। कन्वर्ट करना ऑल और एनी फुली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक, अगर आप ऑल और एनी यानी अगर आप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहते हैं या स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कंपनी कर सकती है। सब डिवाइड इट्स शेयर, सब डिवाइडेड शेयर यानी अगर आप स्प्लिटिंग बोलते हैं इसको कि 10 रुपए का शेयर था उसको 2-2 रुपए के 5 टुकड़ों में बांट दिया तो वो भी अलाउड है। या किसी ऐसे शेयर्स को कैंसिल करना, किसी ऐसे शेयर्स को कैंसिल कर देना जो कि अभी तक किसी ने वादा नहीं करा था कि हम उसे खरीदने वाले हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए थे। ठीक है सर। टू अल्टर शेयर कैपिटल अथॉरिटी रिक्वायर्ड होती है, अथॉरिटी चाहिए होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होता है जनरल मीटिंग में, और इस सेक्शन के अंदर किया गया कैंसिलेशन कैपिटल रिडक्शन का, कैपिटल रिडक्शन का जो है सेक्शन यहां पे नहीं लगता है, वहां पे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं माना जाता है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 62, अगर कंपनी अपनी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को यानी फर्दर इशू करना चाहती है शेयर कैपिटल को तो उसे सेक्शन 62 फॉलो करना पड़ता है, जिसमें पहला आता है राइट इशू। जिसमें पहला क्या आता है? राइट इशू। राइट इशू करने में जो राइट इशू है वो किसको किया जाता है? इक्विटी होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट इशू करा जाता है। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों में से कोई भी राइट इशू करे जा सकते हैं उनको। मिनिमम पीरियड ऑफर जो रहेगा वो 15 दिन के लिए खुला रहेगा और मैक्सिमम पीरियड 30 दिन के लिए खुला रहेगा। रूल्स में भी पीरियड प्रिस्क्राइब है बट आपको यही याद रखने की जरूरत है। उसके बाद इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन टाइम, अगर जो जितना पीरियड ऑफर पीरियड ओपन था अगर उस पीरियड में एक्सेप्ट नहीं करा गया राइट इशू को तो हम क्या मान लेंगे कि डिक्लाइन हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है। और क्या राइट इशू में राइट टू रिनाउंस होगा या नहीं होगा? तो अगर आर्टिकल्स में कुछ और नहीं लिखा है तो हम ये मानते हैं कि और राइट इशू के ऑफर में हमेशा राइट टू रिनाउंस का राइट रहता है। लेकिन अगर टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया और अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं आई, या किसी पर मेंबर ने इंटीमेट कर दिया कि वो लेना नहीं चाहता है, उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन शेयर्स को डिस्पोज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन वो डिसएडवांटेजियस नहीं होने चाहिए, ना तो कंपनी को ना मेंबर्स को। ओके सर। देन डिस्पैच नोटिस, राइट इशू का जो नोटिस है वो कितने दिन पहले जाना चाहिए? कम से कम 3 दिन पहले जाना चाहिए। इशू ओपनिंग के दिन से कम 3 दिन पहले जाना चाहिए।
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, दिस इज द सेकंड मेथड जिससे कंपनी अपनी शेयर कैपिटल बढ़ाती है। यहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है प्राइवेट कंपनी के केस में और स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है अदर कंपनीज के केस में। मिनिमम 1 ईयर वेस्टिंग पीरियड है, इससे ज्यादा भी कंपनी रहे तो रख सकती है इस ऑप में। कंपनी के पास फ्रीडम है, वो एक्सरसाइज प्राइस खुद डिसाइड करती है, एक्सरसाइज पीरियड खुद डिसाइड करती है और लॉक इन पीरियड भी कंपनी खुद डिसाइड करती है। ये तीनों चीजों की डिस्क्रिप्शन है कंपनी को खुद डिसाइड करने की। लेकिन अनलेस ऑप्शंस आर एक्सरसाइज, जब तक ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होते हैं, जब तक एम्प्लॉय वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर एक्सरसाइज उन्हें नहीं कर लेता है, तब तक उसके पास वोटिंग राइट, डिविडेंड वगैरह का राइट उसे नहीं मिलता है। क्या ऑप्शंस किसी को ट्रांसफर करे जा सकते हैं? नहीं करे जा सकते हैं। क्या ऑप्शंस को प्लेज या हाइपोथेटिकेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्या नो पर्सन अदर देन एम्प्लॉय इटाइटल टू इसॉप, यानी इसॉप जिस एम्प्लॉय को ऑफर करे थे वही उसे एक्सरसाइज कर सकता है, नॉर्मली उसे कोई और पर्सन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। लेकिन स्पेशल केसेस है, अगर डेथ हो जाती है तो जिस दिन डेथ हो जाती है उस दिन ऑप्शंस वेस्ट हो जाते हैं उसके लीगल हेयर्स और नॉमिनी के पास। अगर एम्प्लॉय की परमानेंट इनकैपेसिटी आ जाती है तो ऑप्शंस वेस्ट हो जाते हैं, एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय पे ही वेस्ट हो जाते हैं उसी दिन जिस दिन परमानेंट इनकैपेसिटी आ जाती है। लेकिन अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है या एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है, उस केस में ऑप्शन जो एक्सपायर हो जाते हैं, ऑप्शन जो होते हैं वो लैप्स मान लिए जाते हैं। ओके सर, जैसे कि हमने बताया वेस्टिंग पीरियड मिनिमम 1 ईयर का हो सकता है, कंपनी उससे ज्यादा का भी वेस्टिंग पीरियड रख सकती है। लेकिन अगर किसी कंपनी का दूसरी कंपनी से अमलगमेशन या मर्जर हो जाता है तो जो उसने पिछली कंपनी में पीरियड सर्व करा था उस पीरियड को एडजस्ट करा जाता है नई पीरियड की वेस्टिंग पीरियड में भी, नई कंपनी के वेस्टिंग पीरियड में भी। थर्ड मेथड है बच्चों प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। पहला मेथड क्या था? राइट इशू। दूसरा मेथड क्या था? ईसॉप। और तीसरा मेथड है बच्चों प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ऑफर टू एनी पर्सन, यानी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में आप किसी भी पर्सन को ऑफर कर सकते हैं। ऑथोराइज्ड होना चाहिए, किससे? स्पेशल रेजोल्यूशन से ऑथोराइज्ड होना चाहिए। चाहे कैश के बदले दे सकते हैं, चाहे कंसिडरेशन अदर देन कैश के बदले दे सकते हैं। प्राइस टू बी डिटरमाइन, इसका प्राइस कौन निकालेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर प्राइस जो है वो इसका कैलकुलेट करता है। अच्छा, अगर आपकी कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल इंक्रीज हो रही है, क्यों इंक्रीज हो रही है? इस वजह से इंक्रीज हो रही है, इस वजह से इंक्रीज हो रही है बिकॉज आप कन्वर्जन करा रहे हो किस चीज का? लोन या डिबेंचर का, जिसमें ऑलरेडी ऑप्शन था कन्वर्जन का, लेकिन इशू करते टाइम वो लोन या डिबेंचर स्पेशल रेजोल्यूशन से ऑथोराइज्ड होने चाहिए, तो आपको ऊपर के जो स्पेशल रेजोल्यूशन की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है। ओके सर, देन अगर गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट ने जो आपको लोन या डिबेंचर्स दिए थे उसको मैंडेटरी कन्वर्ट करा सकती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जब वो इशू हुए थे तब कन्वर्जन का ऑप्शन उस लोन या डिबेंचर्स में था या नहीं था। और टर्म्स ऑफ कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन कैसे, उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन गवर्नमेंट इसे डिसाइड करते हुए 3 बातों का ख्याल रखती है। एक, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखती है, एक ऑलरेडी जो डेट के टर्म्स ऑफ इशू थे वो देखती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखती है। इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि कन्वर्जन के क्या टर्म्स रहने वाले हैं। लेकिन अगर कंपनी को ये टर्म्स जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कंपनी के पास ऑप्शन है, वो 60 दिन के अंदर एनसीएलटी के पास जा सकती है और एनसीएलटी वो ऑर्डर पास करेगा जो उसे ठीक लगता है और वो बाइंडिंग रहेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है तो लॉ कहता है भैया एमओए ऑटोमेटिकली अल्टर हो जाएगा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बाय दी ऑर्डर। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर, दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 63 पे। चलिए, सेक्शन नंबर 6। चलिए, सेक्शन नंबर 63 बोनस शेयर की बात करता है। बोनस शेयर की कंडीशंस क्या क्या? पहले कंडीशन, सोर्सेज क्या क्या है और डिफॉल्ट किस में नहीं होना चाहिए। बोनस शेयर्स की कंडीशन क्या है? ऑथोराइज्ड होना चाहिए आर्टिकल से, ऑथोराइज्ड होना चाहिए आर्टिकल से, बोर्ड ने रिकमेंड करा होना चाहिए, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए,
डिविडेंड के ल्यू में नहीं दे सकते हैं, और एक बार अनाउंस कर दिया तो विड्रॉ नहीं करा जा सकता है। पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप करना पड़ता है बोनस शेयर्स देने के लिए। सोर्स क्या रहेगा बोनस का? फ्री रिजर्व से दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से दे सकते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से दे सकते हैं, लेकिन कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी बोनस शेयर देना चाहती है तो उसने फिक्स डिपॉजिट्स और डेट के इंटरेस्ट या प्रिंसिपल में डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए, और एम्प्लॉइज के स्टैट्यूटरी ड्यूज में डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। बोनस शेयर में बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 64, आरओसी को नोटिस देना मत भूलना। 3 बातों का, अगर आपने सेक्शन 61 में 5 मेथड्स के थ्रू अपनी शेयर कैपिटल अल्टर करी है, आरओसी को नोटिस दे देना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से जो कन्वर्जन हुआ था उस डेट और लोन का, अगर उसकी वजह से आपकी शेयर कैपिटल अल्टर हुई है तो भी आरओसी को बता देना, या अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा है तो भी आपको आरओसी को बता देना है। कितने दिन में? 30 दिन के अंदर आपको बता देना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 66, कैपिटल, शेयर कैपिटल का रिडक्शन। शेयर कैपिटल का अगर आपको रिडक्शन करना है तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। जनरल मीटिंग में क्या पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। फिर एप्लीकेशन करी जाएगी ट्राइब्यूनल को अप्रूवल के लिए। ट्राइब्यूनल नोटिस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी, सेबी और क्रेडिटर, इन 4 लोगों को नोटिस दिया जाएगा। 3 महीने का वेट किया जाएगा। 3 महीने में या तो ऑब्जेक्शन आएगी या ऑब्जेक्शन नहीं आएगी। अगर ऑब्जेक्शन आ गई तो ट्राइब्यूनल उन ऑब्जेक्शन को कंसीडर कर कर अपना ऑर्डर पास करेगा, या तो वो कैपिटल रिडक्शन को अलाउ करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर 3 महीने में ऑब्जेक्शन नहीं आती है तो ट्राइब्यूनल ये चेक करके कि क्रेडिटर्स को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, वो डिटरमाइन वगैरह हो गई या उनकी कंसेंट ले ली गई है, तो उसमें क्या कर देगी? ऑर्डर कर देगी रिडक्शन ऑफ कैपिटल। क्या ऑर्डर कर देगी? रिडक्शन। और ये जो सर्टिफाइड कॉपी होती है जो ट्राइब्यूनल से मिली होती है, ये आरओसी के पास फाइल करनी होती है अलॉन्ग विद द मिनट्स अप्रूव्ड बाय ट्राइब्यूनल। कितने दिन में? विद इन 30 डेज में ये फाइल करनी होती है। विद इन 30 डेज में ये फाइल करनी होती है। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन के कितने मेथड्स हैं? तो कैपिटल रिडक्शन के यहां पे देखो सेक्शन 66 में कितने मेथड दिए गए हैं। पहला मेथड है आप एक्सटिंग्विश कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं शेयर्स पे जो कि पेड अप नहीं है, जो कि पेड अप नहीं है, यानी ऐसे शेयर जिस पे अभी पेड अप वैल्यू नहीं है उसको आप एक्सटिंग्विश या रिड्यूस कर सकते हैं लायबिलिटी को, या आप कैंसिल कर सकते हैं पेड अप शेयर कैपिटल को, या आप कैंसिल कर सकते हैं पेड अप शेयर कैपिटल को विच इज लॉस्ट और विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एसेट। अगर एसेट्स, अगर आपकी कंपनी में लॉस है तो उस लॉस को कैपिटल से सेट ऑफ किया जा सकता है सेक्शन 66 के अंदर, या आप रिटर्न कर सकते हैं, पे ऑफ कर सकते हैं कोई भी अमाउंट जो आपको मेंबर से आ चुका था उस पैसे को भी आप रिटर्न कर सकते हैं इस सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर। लेकिन अगर कंपनी कोई बायबैक सिक्योरिटी करती है सेक्शन 68 के अंदर तो उसे सेक्शन 66 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उसे सेक्शन 66 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वेयर द नेम ऑफ द क्रेडिटर इज नॉट एंटर्ड इन लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर्स का नाम लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में एंटर नहीं करा गया, अगर किसी वजह से क्रेडिटर का नाम लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में एंटर नहीं करा गया और कंपनी ने कैपिटल रिडक्शन होने के बाद उसका पैसा देने में डिफॉल्ट कर दिया, तो उस केस में जितने भी मेंबर उस डेट पे, किस डेट पे? जिस दिन कैपिटल रिडक्शन का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उनसे पैसा मंगाया जाएगा, भले ही वो आज मेंबर हो चाहे ना हो। और ट्राइब्यूनल जो है एक लिस्ट बनाएगी पर्सन्स की जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे, और उनसे पैसा ऐसे मंगाया जाएगा जैसे कि वो ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूटरीज है, जैसे कि वो ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूटरीज हैं। उसके बाद आता है बच्चों सेक्शन 67, रेस्ट्रिक्शन ऑफ परचेज बाय कंपनी और गिविंग लोन्स बाय इट, यानी ये बोलता है कोई भी कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है वो अपने खुद के शेयर्स तब तक बाय नहीं कर सकती जब तक कि वो उसमें अपनी शेयर कैपिटल को रिडक्शन नहीं कर सकती। यानी सिंपल सी बात है, कंपनी अपने शेयर्स खरीदकर इन्वेस्टमेंट में नहीं दिखा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सिर्फ पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल है। पब्लिक कंपनी किसी भी पर्सन को लोन, गारंटी या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती है अपने शेयर्स खरीदने के लिए या अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। पब्लिक कंपनी कोई भी लोन, गारंटी या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती है किसी पर्सन को, इसलिए अपने शेयर्स खरीदने के लिए या अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है। अगर एक बैंकिंग कंपनी ने पैसा उधार दिया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो वो चल जाएगा अगर उस पर्सन ने उस कंपनी के बैंक के शेयर खरीद भी लिए तो। उसके बाद कोई भी स्कीम जो कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के ट्रस्ट के हाथ में दी हुई है, शेयर्स पैसा दे रही है, पैसा दे रही है ट्रस्टी को कि शेयर्स खरीदने के लिए, लेकिन वो ट्रस्टी क्यों होल्ड कर रहा है? फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज, फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। और थर्ड, एम्प्लॉइज को लोन दिया जा सकता है। कौन से एम्प्लॉइज को? ये इंपॉर्टेंट है, कौन से एम्प्लॉइज को लोन दिया जा सकता है? जो कंपनी में ना तो डायरेक्टर है ना तो केएमपी है,
उसको कितना लोन दिया जा सकता है? 6 महीने तक की सैलरी का लोन दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? फुली पेड अप शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, पार्टली पेड अप के लिए नहीं दिया जा सकता है, फुली पेड अप के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बायबैक का सेक्शन, दैट इज सेक्शन 68। कंपनी यहां पे अपनी सिक्योरिटीज बायबैक कर सकती है। सिक्योरिटीज मतलब अपने इक्विटी शेयर बायबैक कर सकती है, अपने प्रेफरेंस शेयर बायबैक कर सकती है और इसॉप बायबैक कर सकती है, या कोई ऐसी सिक्योरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी रूल्स में, उसको बायबैक कर सकती है। ये 4 चीजें इस सेक्शन में बायबैक हो सकती हैं। सोर्स क्या रहेगा बायबैक का? आप फ्री रिजर्व से बायबैक कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से बायबैक कर सकते हो, प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स बट नॉट ऑफ सेम काइंड। यानी आप 3 सोर्सेज से कर सकते हो, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और इशू करके शेयर्स को या सिक्योरिटीज को, बट वो सेम काइंड की नहीं होनी चाहिए जिसका आप बायबैक कर रहे हैं। उसके बाद बायबैक से पहले इन चीजों का ध्यान रखना, आर्टिकल से अथॉरिटी होनी चाहिए बायबैक की, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा अगर बायबैक सिर्फ 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का और आपने साथ में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराया है। उसके बाद जितनी भी सिक्योरिटीज आप बायबैक करना चाहते हैं वो सारी फुली पेड अप होनी चाहिए और कंपनी को एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना मैंडेटरी होता है। आरओसी को भी देना पड़ता है और अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी को भी देना पड़ता है। कौन साइन करता है? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर साइन करते हैं, जिसमें से कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर कंपलसरी है अगर कंपनी के पास मैनेजिंग डायरेक्टर है तो। अच्छा, बायबैक के बाद क्या चीजें ध्यान रखनी है? बायबैक कंप्लीट होता ही कंपनी को सबसे पहले फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देने हैं शेयर्स विद इन 7 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक। यानी बायबैक के कंप्लीशन होते ही 7 दिन के अंदर शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाएगा। उसके बाद कंपनी शॉल नॉट मेक इशू ऑफ शेयर्स ऑफ सेम काइंड विद इन 6 मंथ। यानी कंपनी 6 महीने के अंदर, बायबैक के 6 महीने के अंदर सेम काइंड का सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकती है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है बोनस। बोनस अगर है वो दे सकती है। अगर कोई सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, यानी कोई पहले डिबेंचर करे थे कन्वर्टेबल ऑप्शन के साथ और वो इस 6 महीने में मैच्योर हो रहे हैं तो वो भी कन्वर्ट करे जा सकते हैं। और थर्ड है रिटर्न फाइल कर देना आरओसी के साथ और सेबी अगर लिस्टेड कंपनी हो 30 दिन के अंदर जब बायबैक हो जाता है। ओके सर, लिमिट साइज क्या है बायबैक का? लिमिट साइज क्या है बायबैक का कि बायबैक आप कितना कर सकते हो? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। लेकिन अगर आप इक्विटी का बायबैक कर रहे हो, तो 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। 25% फिर वहां फ्री रिजर्व नहीं आता है और वहां पे कैपिटल वर्ड नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड है। ओके सर, पोस्ट बायबैक रेशो, बायबैक होने के बाद रेशो क्या रहेगी? डेट जो आपका बायबैक के बाद है प्लस डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, कम से कम है ना 2 होना चाहिए। ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलिए उसके बाद डीबी मे बी फ्रॉम पर्सन। बायबैक आप कहां से कर सकते हैं? आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर सकते हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, आप ओपन मार्केट में जाकर भी बायबैक कर सकते हैं, या आपने जो एम्प्लॉय को सिक्योरिटीज इशू करी थी यानी ईसॉप का ऑप्शन दिया था या स्वेट इक्विटी शेयर दिए थे, उनसे भी ये किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप कंपनी बायबैक करती है, अगर वो फ्री रिजर्व से बायबैक कर रही है या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से बायबैक कर रही है तो कंपनी को सम इक्वल टू फेस वैल्यू, यानी जितना उसने बायबैक किया है उसका फेस वैल्यू का अमाउंट कहां ट्रांसफर करना होता है? सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट में क्या देना होता है? डिस्क्लोजर देना होता है। और इस सीआरआर का सिर्फ एक ही यूज है, दैट इज बोनस शेयर का जो है इशू करा जा सकता है, बोनस शेयर्स का इशू, और वो भी कौन से? फुली पेड बोनस शेयर्स का इशू करा जा सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 70 कि कंपनी बायबैक नहीं कर सकती कैसे? अपनी सब्सिडरी या सब्सिडरी कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकती है, और इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू अपने शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती है। उसके बाद अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करा हुआ है डिपॉजिट्स के रीपेमेंट में, उसके ऊपर इंटरेस्ट, डिबेंचर्स के रीपेमेंट में, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में, या डिविडेंड पे करने में, या टर्म लोन को पैसा देने में, तो कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है। लेकिन अगर उसे 3 साल हो गए हैं ठीक करे हुए डिफॉल्ट को तो कंपनी बायबैक कर सकती है। प्लस अगर कंपनी ने सेक्शन 92, सेक्शन 123, सेक्शन 127, सेक्शन 129 यानी एनुअल रिटर्न डिविडेंड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ करी हुई है, डिफॉल्ट करा हुआ है, तो उस केस में भी कंपनी क्या नहीं कर सकती है? बायबैक नहीं कर सकती है, उस केस में भी कंपनी बायबैक
नहीं कर सकती है। लास्ट सेक्शन बच्चों, लास्ट सेक्शन और इसके बाद चैप्टर कंप्लीट। लास्ट सेक्शन और उसके बाद चैप्टर। सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर 71 जो बात करता है डिबेंचर्स की, जो बात करता है डिबेंचर्स की। अगर मैं डिबेंचर्स की बात करता हूं बच्चों, तो डिबेंचर्स सिक्योरिटी के बेसिस पे या तो सिक्योर्ड होते हैं या अनसिक्योर्ड होते हैं। कन्वर्टेबल टू शेयर्स की बात करता हूं तो या तो कन्वर्टेबल होते हैं या नॉन कन्वर्टेबल होता है। रिडीमेबल की बात करता हूं तो रिडीमेबल या इरेडीमेबल। ठीक है, ओके सर। इशू ऑफ डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट। अगर कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स शेयर, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करती है तो बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास एट अ जनरल मीटिंग, यानी जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना जरूरी है। उसके बाद कोई भी कंपनी डिबेंचर्स पर ऐसे डिबेंचर इशू नहीं कर सकती जिनके पास की वोटिंग राइट्स हो। देन अगर कंपनी सिक्योर डिबेंचर्स इशू कर रही है, अगर कंपनी सिक्योर डिबेंचर्स इशू कर रही है तो उसे इस बात का ख्याल रखना है कि रिडम्पशन कितने साल में हो जाना चाहिए सिक्योर डिबेंचर्स का, 10 साल में हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, तो पीरियड 10 ईयर से 30 ईयर्स करा जाएगा। ये बात किसकी हो रही है? सिक्योर डिबेंचर्स की बात हो रही है, सिक्योर डिबेंचर्स की। और क्योंकि डिबेंचर सिक्योर्ड है तो आपको चार्ज भी क्रिएट करना पड़ेगा एसेट्स के ऊपर, आपको चार्ज भी क्रिएट करना पड़ेगा एसेट्स के ऊपर। किसके किसके एसेट्स के ऊपर आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो? कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रही है उसके, सब्सिडरी के, होल्डिंग कंपनी के, या उसकी एसोसिएट कंपनी के। इन चार चीजों में क्या हो सकता है? चार्ज क्रिएट हो सकता है। अच्छा, जब भी आप सिक्योर डिबेंचर इशू करते हो तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। और 60 दिन के अंदर डिबेंचर्स के अलॉटमेंट के में आपको डिबेंचर ट्रस्टी डीड भी एग्जीक्यूट कर लेनी होती है। ओके सर। उसके बाद डीआरआर बनाना होता है, ये तो ठीक है, डीआरआर बनाना होता है। उसके बाद लिमिटेशन ऑन द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफर इनविटेशन टू द पब्लिक। अगर कंपनी डिबेंचर्स या तो पब्लिक को या मेंबर्स को दे रही है जो कि एक्सीडिंग 500 है, यानी नंबर में 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर्स को मतलब हमने ऑफर करा हुआ है, तो उस केस में इशू से पहले ही एक या एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हो जाने चाहिए, एक या एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हो जाने चाहिए। द नेम्स ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी, जो नाम है डिबेंचर ट्रस्टी का वो लिखा होना चाहिए। कहां लिखा होना चाहिए? लेटर ऑफ ऑफर में लिखा होना चाहिए। और सारे ही सब्सिक्वेंट नोटिस और कम्युनिकेशन जो डिबेंचर होल्डर को जाएंगे उसमें डिबेंचर ट्रस्टी का नाम या नाम लिखे होने चाहिए। ओके सर। क्या हमें रिटर्न कंसेंट भी लेनी पड़ेगी पहले? जी हाँ, डिबेंचर ट्रस्टी और ट्रस्टीज की रिटर्न कंसेंट भी लेनी पड़ेगी। और ये बात आपको ऑफर लेटर में भी लिखनी पड़ेगी कि हमने उसकी रिटर्न कंसेंट ले ली है। कौन पर्सन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता है? कौन पर्सन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता है? अगर कोई भी पर्सन शेयर्स बेनिफिशियली होल्ड करता है, कोई पर्सन अगर बेनिफिशियली यानी अपने लिए शेयर्स होल्ड करता है तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में उसे डिबेंचर ट्रस्टी नहीं रखा जा सकता। अगर वो पर्सन कंपनी का प्रमोटर, सुनना, प्रमोटर है, डायरेक्टर है, केएमपी है, ऑफिसर है या एम्प्लॉई है, किसका? कंपनी का, कंपनी की होल्डिंग का, कंपनी की सब्सिडरी का, और कंपनी की एसोसिएट कंपनी का, या या वो बेनिफिशियली इंटाइटल्ड है किसी मनी को लेकर जो कंपनी उसे पे करने वाली है, यानी उसकी रिम्यूनरेशन एज अ डिबेंचर ट्रस्टी के अलावा अगर उसे कंपनी से कोई और पैसा मिल रहा है, कोई और पैसे के लिए वो इंटाइटल्ड है, तो वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता है। उसके बाद वो कंपनी को इनडेटेड नहीं होना चाहिए, वो सब्सिडरी को इनडेटेड नहीं होना चाहिए, वो होल्डिंग कंपनी को इनडेटेड नहीं होना चाहिए, वो एसोसिएट कंपनी को इनडेटेड नहीं होना चाहिए, और होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी को भी इनडेटेड नहीं होना चाहिए। उसने गारंटी नहीं दी होनी चाहिए डिबेंचर्स या डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के ऊपर, और उसका कोई पेक्यूनरी रिलेशन कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। कितने अमाउंट तक का पेक्यूनरी रिलेशन वो बोल रहे हैं? देखो, 2% और मोर ग्रॉस टर्नओवर का, या टोटल इनकम का, या 50 लाख रुपए, या सच हायर अमाउंट जो कि लॉ में लिखा होगा। इन चारों में से जो चीज आएगी, विच एवर इज लोअर, हम उसका लेंगे। लास्ट 2 ईयर्स और करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर इससे ऊपर का ट्रांजैक्शन उसने करा है, कंपनी के साथ पेक्यूनरी रिलेशन रखा है, तो वो डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता। वो रिलेटिव भी नहीं हो सकता। किसका? प्रमोटर का, किसी और पर्सन का जो करंट एम्प्लॉई है एज अ डायरेक्टर और केएमपी, तो वो उनका क्या नहीं हो सकता है?
रिलेटिव भी नहीं हो सकता है। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आ जाती है, डिबेंचर ट्रस्टी कोई चला जाता है और कैजुअल वैकेंसी आती है, तो उसको कौन भरता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करते हैं। लेकिन अगर रेजिग्नेशन का केस है, कोई डिबेंचर ट्रस्टी रेजिग्नेट करके चला जाता है, तो हमें डिबेंचर होल्डर्स के नंबर्स की मेजॉरिटी में रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद ही एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है। अगर डिबेंचर ट्रस्टी को क्या निकाला जा सकता है? एक्सपायरी, उसका टर्म खत्म होने से पहले, जी हाँ, निकाला जा सकता है। लेकिन उसके लिए कम से कम अप्रूवल चाहिए होगा आपको, नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एट दैट पॉइंट। 3/4 इन वैल्यू का आपको क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। डिबेंचर ट्रस्टी का काम होता है डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और वो चाहे तो मीटिंग भी बुला सकता है डिबेंचर होल्डर्स की। कब मीटिंग बुला सकता है? या तो डिबेंचर होल्डर्स ने रिक्वेस्ट करी हो, या डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है कि ऐसा कोई इवेंट हो गया जिससे कि डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो वो मीटिंग बुला सकता है डिबेंचर होल्डर की। ये जो मीटिंग की रिक्वेस्ट आएगी डिबेंचर होल्डर से, ये कितने डिबेंचर होल्डर की रिक्वेस्ट आनी चाहिए? कम से कम 1/10 इन वैल्यू, कम से कम 1/10 इन वैल्यू की क्या आनी चाहिए? रिक्वेस्ट आनी चाहिए। लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, अगर ट्रस्ट डीड में कोई ऐसा प्रोविजन डाला है जिससे कि ट्रस्टी को उसकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए माफ किया जा रहा है, तो वो वाइड माना जाता है, वो वाइड माना जाता है। लेकिन अगर डिबेंचर ट्रस्टी को माफ कर दिया, किसने माफ कर दिया? मेजॉरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, मेजॉरिटी इन नंबर, नॉट लेस देन, लेकिन वैल्यू कितनी चाहिए? 3/4 इन वैल्यू। तो उनकी मीटिंग बुलाकर अगर अप्रूवल ले लिया गया, उनकी मीटिंग बुलाकर डिबेंचर होल्डर्स की, और इतने का अप्रूवल ले लिया गया, तो डिबेंचर ट्रस्टी को एग्जम्पशंस दी जा सकती हैं। कंपनी को डिबेंचर्स के पैसे जो हैं वो इशू के हिसाब से, जैसा भी टर्म्स ऑफ इशू था उसके हिसाब से रीपेमेंट कर देना चाहिए और इंटरेस्ट पे करना चाहिए। क्या डिबेंचर ट्रस्टी ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। अगर उसे लगता है कि भैया जो इंटरेस्ट है डिबेंचर होल्डर्स का इफेक्ट हो रहा है, तो वो कर सकता है। ठीक है। अगर कंपनी डिबेंचर्स का पैसा या डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रिटर्न नहीं कर पाती है, तो भैया ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन जा सकती है, और ट्राइब्यूनल दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ऑर्डर दे देगा कि कंपनी को इमीडिएटली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट पे कर देना है, इमीडिएटली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट पे कर देना है। और जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप अलॉट करते हैं किस चीज को? डिबेंचर्स को, तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी के पास 30 दिन के अंदर अलॉटमेंट के भूलना मत, बिल्कुल भी भूलना मत। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो फुली कंप्लीट हो जाता है। सारे सेक्शंस को मैंने टच अपॉन कर दिया है, जितने भी पॉइंटर्स थे। ये समरी नोट्स आपको पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएंगे। समरी नोट्स कहाँ मिल जाएंगे बेटा? पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएंगे। जिसको भी ये हैंड रिटन समरी नोट्स चाहिए होंगे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टाटा बाय बाय। ऑलमोस्ट कंपनीज एक्ट खत्म होने वाला है, सिर्फ 2-3 लेक्चर्स और बाकी हैं, और पूरा कंपनीज एक्ट अराउंड अभी 8 to 9 आवर्स में जो है कंप्लीट हो जाए। चलिए।